हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल छेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। आज हम 10 नए वर्ड्स देखेंगे। द हिंदू का एक एडिटोरियल है, उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में आपसे उसी एडिटोरियल पे कुछ सवाल पूछे जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और लास्ट में आपके लिए एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। तो ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस और आईबीपीएस क्लर्क तीनों के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। एसएससी में 17,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है। एसएससी एमटीएस में 8,600 से ज़्यादा वैकेंसीज है। आईबीपीएस क्लर्क में 6,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है। आप इन सारी एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इन सारी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आने वाला है, तो अगर इंग्लिश की बेसिक्स से तैयारी आपको करनी है तो यहाँ पे एक इंग्लिश का फाउंडेशन का कोर्स आप सबके लिए लाया हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको उसमें डिस्काउंट चाहिए तो आपको 20% तक डिस्काउंट मिल सकता है। 20% तक नहीं, 20% का डिस्काउंट मिलेगा सीधा। तो उसके लिए आपको RAC20 ये कोड उसमें डालना है, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लेट अस नाउ स्टार्ट विद दी एक्चुअल वर्क। ठीक, चलो क्या है हमारे पास आज। हमारे पास आज जो वर्ड्स है उनमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है कंपैट्रियट। अभी कंपैट्रियट का पहले हम सेंटेंस देखेंगे, आप मीनिंग लगाने की कोशिश करना, फिर मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा। एवरी डे आर टैक्सेस इंक्रीज एंड आर कंपैट्रियट्स सकम अंडर देयर वेट। एवरी डे आर टैक्सेस इंक्रीज एंड दी कंपैट्रियट्स सकम अंडर देयर वेट। तो कंपैट्रियट का मतलब क्या होता है? कंपैट्रियट मतलब एक ही देश में रहने वाले लोग। जैसे मैं अगर कहीं बाहर जाता हूं और वहां पे मुझे बाहर प्रदेश जाता हूं और वहां मुझे कोई इंडियन मिलता है तो वो मेरा कंपैट्रियट हो गया। पैट्रियट, अब ये वर्ड को थोड़ा समझेंगे। कंपैट्रियट, पैट्रियट ये वर्ड आपने सबने सुना होगा। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, है ना। देशभक्त के लिए हम लोग पैट्रियट यूज करते हैं। इसका जो रूट वर्ड है वो है पैट्रियोस। अब पैट्री कम्स फ्रॉम पैटर्नल। पैटर्नल बोले तो पिता से आने वाला शब्द, पिता, है ना, पिता या पैटर्नल, उसी से बना है पैट्रियोस। तो पैट्रियोस का मतलब होता है फादरलैंड। देखो हिंदी में हम लोग मातृभूमि कहते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में फादरलैंड कहा जाता है। तो जिनके जो ऐसी लैंड जहां से दो लोग हो, है ना, एक ही लैंड जहां से अगर दो लोग होंगे या दो से ज्यादा लोग होंगे तो वो कंपैट्रियट हो जाएंगे, बराबर है, यानी एक ही लैंड से आए हुए लोग। तो कंपैट्रियट एक ही लैंड से या एक ही देश से आए हुए लोग। तो कंपैट्रियट इज अ नाउन, अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम दी सेम कंट्री। कोई दूसरा व्यक्ति जो अपने उसी देश से आया हो, एक ही देश से आया हो। और अ फ्रेंड, देखो हर बार ऐसा नहीं है कि आप किसी देश से आए हुए व्यक्ति को ही कंपैट्रियट बोलेंगे। बहुत बार रेगुलर लैंग्वेज में इसको सहकारी या कलीग के इसमें भी यूज कर लिया जाता है, पर उसका एग्जैक्ट मीनिंग है एक देश से या एक लैंड से या एक भूमि से आए हुए दो व्यक्ति। ठीक, इसका सिनोनिम जो है वो होता है कंट्रीमैन, यानी या नेशनल, है ना, या एक ही देश के दो लोग। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो व्यक्ति एक देश से नहीं है। अब हमारे देश का कोई व्यक्ति वो हमारा कंपैट्रियट हो गया, आप मेरे कंपैट्रियट हो। लेकिन अगर कोई फॉरेन का व्यक्ति पर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन का व्यक्ति है तो फॉरेनर कहेंगे, बराबर है। बाहर देश का व्यक्ति है तो उसको हम फॉरेनर कहेंगे। ठीक, क्लियर हो गया ये वर्ड। चले चले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट को बोल्ड करने का रह गया तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। सेंटेंस पढ़िए, क्या है? He is a prominent member of the health council. हेल्थ काउंसिल के वो एक प्रोमिनेंट मेंबर है। प्रोमिनेंट मेंबर का मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति है जो जिनको सभी जानते हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति भी है। तो समवन हु इज वेल नोन एज वेल एज इम्पॉर्टेंट, दोनों चीजें जिसमें हो उसको हम लोग प्रोमिनेंट कहेंगे। ठीक है, बहुत बार प्रोमिनेंट एक अलग मीनिंग से भी या अलग अर्थ से भी यूज किया जाता है। जैसे
हम बोल सकते हैं किसी को ही हैज़ अ वेरी प्रोमिनेंट नोज। प्रोमिनेंट नोज यानी जिसकी नाक ऐसी बाहर निकली हुई है और वो एकदम अलग सी दिखे, उसको भी हम प्रोमिनेंट की तरह यूज कर लेते हैं, है ना। समथिंग विच प्रोट्रूड्स आउट, जो एकदम बाहर निकली हुई है और अलग सी दिखती हो, तो ऐसे केस में भी हम प्रोमिनेंट का यूज करते हैं। पर मेजर प्रोमिनेंट का जो वर्ड है वो होता है वेरी वेल नोन। कोई बहुत नोन व्यक्ति या इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर हो तो उसको हम प्रोमिनेंट कहेंगे। व्यक्ति या वस्तु या चीज के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे सिनोनिम क्या होगा इसका? कोई व्यक्ति जो बहुत फेमस हो या रिनाउंड हो या नोटिसेबल चीज के लिए भी हम प्रोमिनेंट यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी नाक का एग्जांपल दिया है ना, जैसे आप मेरे बालों का भी एग्जांपल दे सकते हैं। वो बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं है ना, नजर ही नहीं आते, नोटिस करने के बाहर हो गए, बराबर है। तो इनको हम प्रोमिनेंट कहते हैं। अभी इनमें प्रोमिनेंस नहीं है, दे आर नॉट प्रोमिनेंट राइट नाउ। एंटोनिम क्या होगा? देखो अभी इसको प्रोमिनेंट का एंटोनिम इनविजिबल, देखो अभी दिखते क्या नहीं, इनविजिबल, है ना, या हिडन, या समथिंग विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। उसको अनइंपॉर्टेंट चीज को हम प्रोमिनेंट का अपोजिट या एंटोनिम कह सकते हैं। क्लियर, समझ गया? प्रोमिनेंट सिंपल सा वर्ड है, बहुत रेगुलरली आता है ना। चलो, और एक रेगुलरली आने वाला वर्ड, शायद ये रेगुलरली नहीं आता उतना, वर्ड है कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन, चलो सेंटेंस पढ़ेंगे और फिर जाएंगे मीनिंग पे। The survey also found that many single old people choose cohabitation instead of marriage. क्या है ये इंपॉर्टेंट? कोहैबिटेशन इंस्टेड ऑफ मैरिज, यानी मैरिज चूज नहीं करते, पर उसके अलावा यानी वो किए बगैर मैरिज नहीं करते, लेकिन फिर भी वो कोहैबिटेशन चूज करते हैं, ठीक है। अभी कोहैबिटेशन का मतलब क्या होता है? वर्ड बनता है, यहाँ पे जो बेस वर्ड है इसका वो है हैबिटेट। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब है रहने की जगह, बराबर। हैबिटेट यानी घर या रहना या रहने की जगह को हम लोग बोलेंगे हैबिटेट। अब हैबिटेट से वर्ड बना हैबिटेशन। हैबिटेशन का मतलब क्या होगा फिर? रहने की जगह, है ना। हैबिटेशन, इट इज डिफरेंट देन हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत, वो अलग चीज है, वो अलग वर्ड है। हैबिटेट ये अलग वर्ड है। हैबिटेट का मतलब है रहना, ठीक है। हैबिटेशन मतलब रहने की जगह। अब रहने की जगह में अगर को लग जाए, है ना, को का मतलब होता है साथ में, तो साथ में रहने की जगह या साथ रहने वाले लोग, उनको को, जो साथ रहते हैं उनको कहते हैं कोहैबिटेंट। कोहैबिटेंट। और ऐसी जगह जहां दो व्यक्ति साथ रह रहे हो उनको बोलेंगे व्यक्ति नहीं, रहने की जगह, उसको बोलेंगे कोहैबिटेशन, ठीक है। पर देखो, कोहैबिटेशन साथ में रह रहे इंस्टेड ऑफ मैरिज, पर वो शादी नहीं है, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति जो साथ में रह रहे जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे रहने को बोलते हैं कोहैबिटेशन। तो रूममेट्स भी बिना शादी के रूम पे एक साथ रह लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अपोजिट जेंडर के ही हो। कोहैबिटेशन का मतलब है साथ में रहना बिना शादी के, ठीक है। तो वो हो सकता है ना। तो कोहैबिटेशन का मतलब क्या होता है? बीइंग टुगेदर विदाउट लीगल और रिलीजियस सैंक्शंस। अब लीगल और रिलीजियस सैंक्शंस का मतलब है सीधा सीधा शादी। तो शादी किए बिना साथ में रहना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोहैबिटेशन, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा हैबिटेट से बना है, प्लेस ऑफ लिविंग, प्लेस फॉर लिविंग के लिए वर्ड है। सिनोनिम उसका लिविंग टुगेदर, साथ में रहना, है ना। पर यहाँ साथ में रहना शादी करके नहीं, शादी के बिना। रूममेट्स, रूममेट्स कोहैबिटेंट्स होते हैं ना, साथ में रहते हैं, शादी नहीं हुई थी किसकी, ठीक। एंटोनिम इसका नहीं है। अब एंटोनिम क्या होगा? अलग अलग रहना। अब अलग अलग तो वैसे भी सब लोग रह रहे हैं, पर अब शादी किए बिना अलग अलग रहना, वो तो वैसे भी सब लोग रह रहे हैं, तो इसलिए एंटोनिम कोई उसके लिए नहीं बनता, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड है इन्वेडिंग या इन्वेड करना। इन्वेड का ही सेकंड फॉर्म है इन्वेडेड, या थर्ड फॉर्म भी। वर्ब का सेकंड फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म इज इन्वेडेड। द मेन वर्ड इज इन्वेड, इन्वेड करना। अब इन्वेड करने का मतलब देखेंगे क्या है, सेंटेंस पढ़ेंगे पहले। द पुलिस अरेस्टेड अ पर्सन येस्टरडे। कल एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया, क्यों?
फॉर इन्वेडिंग द क्रिकेट पिच ड्यूरिंग द मैच। क्रिकेट मैच चल रहा था और क्रिकेट की पिच पे एक व्यक्ति ने इन्वेड किया, इसीलिए पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। इन्वेड किया मतलब क्या किया होगा, उसने वहां पे वो आया जबकि वहां आने की परमिशन नहीं थी, बराबर है। इलीगली ऐसे एरिया में चले जाना या उसको बहुत बार टेक ओवर कर लेना, उसको इन्वेड करना कहते हैं। जैसे आपको दिखेगा अटैक करना, रेड करना या टेक ओवर करना इलीगली, बराबर है। आपका लीगली उस एरिया पे हक नहीं है पर फिर भी आप वो एरिया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हो तो उसको इन्वेड कहा जाता है। यहाँ पे तो बहुत सौम्य सा मीनिंग है इन्वेड का कि उसने वो क्रिकेट पिच पे आने की कोशिश की, अब वो कब्जा तो नहीं करने वाला था उस पर व्हेन इट कम्स टू कंट्रीज, जब अलग अलग देशों की बात, नेशंस की बात होती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक नेशन इलीगली दूसरे एरिया का, दूसरे देश का, दूसरे नेशन का कोई एरिया कब्जाने की कोशिश करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेड करना, है ना, इन्वेड करना। इसी का नाउन फॉर्म जो बनेगा वो बनेगा इन्वेजन। तो इन्वेजन इज द नाउन फॉर्म, समझ गए। इन्वेड करना ये एक्शन हो गई, इन्वेजन उसका नाउन फॉर्म हो गया। आ गया ध्यान में। इलीगली किसी के एरिया में घुसना और उसको कब्जे में लेने की कोशिश करना, इसको बोलेंगे इन्वेजन या इन्वेड करना। इसका सिनोनिम, सॉरी ये इसके सिनोनिम नहीं है, गलती से ये आने के रह गए। इन्वेड करना इसके मीनिंग यही है, अटैक करना, रेड करना या टू टेक ओवर, इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या होगा इसका, इवेड करना, वहां से निकल जाना, किसी एरिया से निकल जाना, किसी एरिया में घुस के उसको कब्जाना, इन्वेड करना, किसी एरिया से बाहर निकल जाना, इवेड करना, अवॉइड करना, इवेड करना, या किसी एरिया से बाहर निकल जाने के लिए हम क्या करेंगे, विड्रॉ किया है। जैसे हम लोग बहुत बार कहते हैं कि किसी एक देश ने दूसरे देश में अपने ट्रूप्स इन्वेड करने के लिए भेजे, पर बाद में हम कहते हैं कि लेकिन प्रेशर इतना था दुनिया के बाकी देशों का कि उन्होंने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया मतलब पीछे बुला लिया, तो ये इन्वेड का अपोजिट होगा। ठीक, समझा इन्वेड। चले अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, रैंकरसली। रैंकरसली, अब ये रैंकरसली का मतलब क्या होता है, ये हमको शायद ये सेंटेंस देख के पता चले। देखो क्या बोला है, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिबेटेड द प्रपोजल रैंकरसली। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो प्रपोजल आया था उसको रैंकरसली डिबेट किया। रैंकरसली डिबेट किया का मतलब क्या होता है, रैंकरसली मतलब बहुत गलत तरीके से और बहुत अभद्र या अस्वच्छ भाषा में, ऐसी लैंग्वेज में जहाँ पे वर्ड्स का चुनाव बहुत गलत है, वो गालियाँ भी हो सकती है या ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो किसी को हर्ट करे। तो बहुत बुरी लैंग्वेज विथ रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स जब कोई व्यक्ति करता है तो उसको हम कहते हैं कि उसने जो बोला है वो रैंकरसली बोला है, या उसका बिहेवियर कैसा है, तो रैंकरस बिहेवियर होता है। तो रैंकरस तुम्हारा हो गया एडजेक्टिव, OUS लगा है तो वो हो गया एडजेक्टिव, और अगर तुम उसको LY लगा दो तो वो बन गया उसका एडवर्ब। ठीक है, तो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्रपोजल को कैसे डिबेट किया, रैंकरसली, बहुत बुरे शब्दों में, बहुत एंग्रीली। यहाँ पे एंगर और एक तो यहाँ पे एक तो एंगर भी होता है और यहाँ पे वर्ड्स बहुत हार्श होते हैं। ठीक है, एंगर एंड हार्श वर्ड्स ये दोनों होता है इसमें। ठीक है, इसको बोलेंगे रैंकरसली या रैंकरस। रैंकरस एडजेक्टिव हो गया, रैंकरसली इज एडवर्ब। देखो क्या बोला है, हैविंग और शोइंग फीलिंग ऑफ हेट। बहुत हेट है वहां पे, एंगर भी है, हेट भी है ना, तो ऐसी फीलिंग को हम बोलेंगे रैंकरस। इसके सिनोनिम क्या होंगे, हेटफुली या मैलिशियसली, किसी को बदनाम करने के लिए दुर्भावना से अगर कुछ किया जाता है ऐसा तो हम बोलेंगे रैंकरसली। एंटोनिम क्या होगा, एमिकेबली।
एमिकेबली का मतलब होता है सबको साथ में लेके अपना मान के बात करना, दैट इज कॉल्ड एमिकेबल या एमिकेबली। प्लीजिंगली मतलब ऐसे भाव से कि जिसमें आप सबको अच्छे लगे, प्लीजिंग लगे, ठीक है। तो यहाँ पे नया वर्ड समझे अपन, नया वर्ड सीखे हैं, कौन सा है? रैंकरसली। तुम ऐसे बोल सकते हो कि माई फ्रेंड फॉट विथ मी रैंकरसली, उसको मेरे से बहुत चिढ़ थी, बहुत गुस्सा था, और इसलिए उसने अपशब्दों का यूज किया और मेरे से झगड़ा किया, वो रैंकरसली हो सकता। ठीक है, चले अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड बहुत बढ़िया सा वर्ड है। कौन सा वर्ड है? देखो, गार्गेंचुअन, है ना, गार्गेंचुअन। गार्गेंचुअन का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये वर्ड, सेंटेंस पढ़ लो पहले, बाद में देखेंगे। द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रिफ्यूजीज आर ऑफ गार्गेंचुअन प्रोपोर्शंस। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रिफ्यूजीज आर ऑफ गार्गेंचुअन प्रोपोर्शंस। गार्गेंचुअन नाम का नहीं, क्या, एक फ्रांस में एक किंग था, ही वॉज अ जायंट, है ना, जायंट है ना, बहुत ही बड़ा था, ह्यूज, और वो बहुत खाता था। तो बहुत बड़ी चीज को तब से उसका नाम था गार्गेंचुआ, ठीक है, गार्गेंचुआ, इतना उसका नाम था। अब उसी से एडजेक्टिव बन गया कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु या कुछ भी जो बहुत बड़ा हो तो उसको गार्गेंचुअन बोला गया उसके बाद से। ये 16वीं शताब्दी में था। तो गार्गेंचुअन का मतलब होता है कुछ तो भी बहुत बड़ा, वेरी लार्ज। तो द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रिफ्यूजीज आर ऑफ गार्गेंचुअन प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है कि रिफ्यूजर्स के प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं, है ना, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे हैव। मीनिंग देखो, तो ये एडजेक्टिव हो गया जो प्रोपोर्शंस के बारे में बता रहा है यहाँ, तो मतलब क्या हो गया इसका? वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा। सिनोनिम क्या होगा इसका? ह्यूज, इनॉर्मस या मैसिव, बहुत बड़ा। और एंटोनिम बहुत छोटा, टीनी, टाइनी या स्मॉल या मिनिएचर। मिनिएचर मतलब बहुत छोटा सा, थोड़ा सा। ठीक, आ गया ध्यान में? नया वर्ड है गार्गेंचुअन, रैंकरसली, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड इज डॉटी। डॉटी, डॉटी का सेंटेंस पढ़ेंगे पहले, बाद में जाएंगे। She has been a doughty campaigner for her constituency. वो अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए एक डॉटी कैंपेनर साबित हुई या डॉटी कैंपेनर है। मतलब क्या है? कैंपेन करती है ना कंस्टिट्यूएंसी में, तो वो कैसी कैंपेनर है? वो कैसा कैंपेन करती है? वो ऐसा कैंपेन करती है जहां वो आखिरी तक लड़ती है ना, आखिरी तक लड़ना, टिके रहना, हार नहीं मानना, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे डॉटी। ऐसे बिहेवियर को हम बोलेंगे डॉटी, है ना। डॉटी का मतलब क्या हो गया? डॉटी का मतलब क्या हो गया? डिटरमाइंड, अनविलिंग टू स्टॉप, ना, टिके रहना, आखिरी तक लड़ना, नहीं हारना, कंटिन्यूअसली फाइट करते रहना, ऐसे बिहेवियर या ऐसे व्यक्ति को हम डॉटी कहते हैं, है ना। यहाँ पे स्पेलिंग करो तो क्या? TY चाहिए, डॉटी। सिनोनिम क्या हो गया इसका? इसका सिनोनिम हो गया ब्रेव होना, करेजियस होना, अनफ्लिंचिंग। फ्लिंच करना मतलब हार जाना, सॉरी, फ्लिंच करना मतलब अपने फोकस से हट जाना, है ना। अनफ्लिंचिंग का मतलब दृढ़ निश्चयी, हाँ, जिसका निश्चय बहुत दृढ़ है, वो ने ठान लिया तो ठान लिया, फिर वो उसका फोकस छूटेगा नहीं, वो करके रहेगा, तो हम बोलेंगे अनफ्लिंचिंग। किसी का एटीट्यूड अगर अनफ्लिंचिंग है, फ्लिंचिंग है मतलब वो टिकेगा नहीं, वो हट जाएगा अपने रास्ते से। अनफ्लिंचिंग है मतलब वो दृढ़ निश्चयी है, वो टिका रहेगा, ठीक है। करेजियस का मतलब तो आपको पता ही है, ब्रेव का भी मतलब आपको पता है, आपको पता है करेज और ब्रेव का मतलब है जिसमें बहुत कुछ करने की शक्ति है, वो करके ही रहेगा, उसको बोलेंगे ब्रेव या करेजियस, ठीक है। एंटोनिम इनके क्या होंगे? जो डरपोक है, कॉवर्डली, या जिसमें डर बहुत है, फियरफुल है, या ऐसा व्यक्ति जो स्पाइनलेस है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। अभी रीढ़ की हड्डी नहीं है मतलब क्या? रीढ़ की हड्डी का मतलब यहाँ क्या होता है? यहाँ पे बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति अगर स्पाइनलेस है मतलब वो किसी के सामने सीना तान के नहीं खड़ा रह सकता। जो सीना तान के खड़ा रह सकता है वो हो गया, उसमें स्पाइन है, उसमें हम बोल देंगे रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी मतलब असलियत में रीढ़ की हड्डी होती है क्या? नहीं। स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी,
बराबर है, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी को हम बोलेंगे स्पाइन। तो जो जो सीना तान के खड़ा हो सकता है हम बोलेंगे नहीं इसमें रीढ़ की हड्डी है, वो हिलेगा नहीं, वो हिलेगा नहीं, वो किसी से वो डट के खड़ा रहेगा, राइट। और स्पाइनलेस अगर होगा तो वो क्लिंच करेगा, वो डट के खड़ा नहीं रह सकता। समझे, डॉटी, आखिरी तक लड़ने वाला इज कॉल्ड डॉटी, हार नहीं मानने वाला। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूट, या एडवर्ब यहां पे यूज किया है एस्ट्यूटली, यहां एस्ट्यूटली यूज किया, एस्ट्यूटली ये उसका एडवर्ब हो गया। एस्ट्यूट ये तो एडजेक्टिव है, तो अगर तुम यहाँ पे ly ले लो तो वो एडवर्ब हो गया। अगर तुमने सिर्फ ऐसा लिखा एस्ट्यूट तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मैंने यहाँ ly किया, अगर यहाँ पे मैं ly लिखता हूं तो यहाँ पे मुझे तब ये एडवर्ब सही है, ठीक है। सेंटेंस पढ़ेंगे पहले। पहला सेंटेंस क्या है, दे टूक ओवर द कंपनी एंड एस्ट्यूटली ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ टेक जायंट। देखो यहाँ पे भी वर्ड आया जायंट, जायंट मतलब बहुत बड़ा। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी को टेक ओवर किया और फिर एस्ट्यूटली उसको ट्रांसफॉर्म किया, उस कंपनी को काय में ट्रांसफॉर्म किया, एक टेक जायंट में ट्रांसफॉर्म किया। तो इसको हम, और कैसे ट्रांसफॉर्म किया, एस्ट्यूटली का मतलब होता है ऐसे विजन से काम करना जहां पे तुमको पता है बहुत बड़ा कुछ करने के लिए क्या करना जरूरी है, विजन भी होना चाहिए और सिस्टमैटिक काम करना, उसको बोलेंगे एस्ट्यूटली काम करना। बारीक बारीक चीजों पे ध्यान देके कुछ बड़ा अचीव करना यानी एस्ट्यूटली काम करना, ठीक है। एस्ट्यूट जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसा सेंस होना जिसमें तुम्हारा जजमेंट बहुत अच्छा है और तुम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम कर सकते हो। तो हम बोलेंगे ही इज एस्ट्यूट मतलब उसका सेंस ऑफ जजमेंट बहुत तगड़ा है, बराबर। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, कैनी या शार्प या श्रूड। श्रूड का मतलब बहुत चालाक व्यक्ति को हम बोलेंगे श्रूड है। कैनी का मतलब होता है जहां पे तुम जज कर सकते हो, सेंस कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है, बरोबर है। इसका अपोजिट होता है अनकैनी। अनकैनी मतलब तो बिना जजमेंट के ऐसे फट से पता चल जाता है, दैट इज अनकैनी। आगे ध्यान में, तो उनको तो इन लोगों ने क्या किया, कंपनी को टेक ओवर किया, उनको ये ध्यान में आ गया था, दे हैड अ वेरी गुड सेंस ऑफ एंड जजमेंट कि ये कंपनी को बड़ा बनाया जा सकता है। फिर उन्होंने सिस्टमैटिकली उस चीज पे काम किया, जजमेंट भी था और सिस्टमैटिकली काम करने की क्षमता भी थी, दोनों करके उन्होंने कंपनी को एक टेक जायंट बनाया। समझे, एस्ट्यूट और एस्ट्यूटली का जो एडवर्ब है दोनों का मीनिंग। चलो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज कैपिचुलेशन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कैपिचुलेशन। सेंटेंस पढ़ेंगे पहले। ऑल अराउंड द वर्ल्ड Britain's defeat or capitulation was expected within weeks। अब सेंटेंस से ही आप कैपिचुलेशन का मीनिंग निकाल सकते हो। क्या बोला है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ब्रिटेन्स डिफीट और कैपिचुलेशन, मतलब कैपिचुलेशन इज रिलेटेड टू डिफीट। कैपिचुलेशन का मतलब होता है हारना या हारेंगे ये समझ लेना, उसको भी कैपिचुलेशन कहते हैं, ठीक है। हारना इज बेसिकली द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिचुलेशन। कैपिचुलेशन ये शन लगा हुआ है, मतलब ये एक नाउन है। द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग डिफीट, ना हार मान लेना ये भी कैपिचुलेशन है, हारना ये तो कैपिचुलेशन है ही, ठीक। सिनोनिम क्या होंगे इसके, इसका सिनोनिम होगा सरेंडर कर देना। हार मान ली मतलब तुमने सरेंडर कर लिया या सबमिट कर दिया, या डिफीट तुम्हारी हो गई, तुम हार गए। एंटोनिम का मतलब होता है हार नहीं मानना, मतलब फाइट करते रहना या रेजिस्ट करते रहना, है ना। रेजिस्टेंस इज अपोजिट ऑफ कैपिचुलेशन। रेजिस्टेंस ये भी एक नाउन है, कैपिचुलेशन ये भी एक नाउन है। विक्ट्री इज अनदर एंटोनिम ऑफ कैपिचुलेशन, क्योंकि कैपिचुलेशन होता है हारना, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एंड द लास्ट फॉर टुडे
वो है एब्रेसिव। एब्रेसिव का सेंटेंस पहले पढ़ेंगे। इट वॉज वाइट एंड पर्ली लुकिंग। पर्ली लुकिंग का मतलब पर्ल होता है ना, पर्ल मोती, मोती की तरह दिखने वाला था, है ना। वो कैसा था, वो कोई भी चीज होगी, पता नहीं कैसी चीज। इट वॉज वाइट एंड पर्ली लुकिंग, पर्ल की तरह दिखने वाला था, मोती की तरह, बट एब्रेसिव, पर वो एब्रेसिव था। देखो पर्ल कैसा होता है, पर्ल मोती एकदम स्मूथ होता है, स्मूथ होता है पर्ल पर, बट अब अगर ये स्मूथ है तो बट के बाद इधर भी अपोजिट आता है बट के, और इधर भी अपोजिट। तो अगर इधर स्मूथ आया है पर्ल की तरह, तो इधर क्या होगा, रफ। एब्रेसिव का मतलब क्या होता है, रफ, है ना, जिसका सरफेस बहुत खुरदरा है, उसको बोलेंगे अपन वो एब्रेसिव है, ठीक है। तो इट वॉज वाइट एंड पर्ली लुकिंग बट एब्रेसिव एज शी फाउंड व्हेन शी टच्ड इट। जब उसने हाथ लगाया तब उसके ध्यान में आया कि वो बहुत खुरदरा है, रफ है। तो एब्रेसिव का मतलब क्या होगा, रफ, सिंपल सा, और हैविंग कोर्स टेक्सचर, खुरदरा खुरदरा जो है वैसा टेक्सचर और सरफेस है। सिनोनिम क्या होगा इसका, अगर कुछ एब्रेसिव है तो वो हार्श होगा, या इरोसिव या कोरोसिव होगा, है ना। तो ये उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, इरोसिव या कोरोसिव। एंटोनिम क्या होगा उसका, मैंने एक एंटोनिम तो आपको यहीं बता दिया, कौन सा, स्मूथ या सॉफ्ट या प्लीजेंट। ये भी वर्ड किसी व्यक्ति के बारे में अगर बोला जाए कि वो एब्रेसिव नेचर का है, रफ नेचर का है, ऐसे बोल सकते हैं, तो उसका एंटोनिम होगा वो सॉफ्ट है या प्लीजेंट टाइप की पर्सनैलिटी है। समझ गए। चलो कल गो टू दी नेक्स्ट पार्ट। ये हो गए अपने आज के 10 वर्ड्स। इनमें से कम 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो, ठीक। चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। आज जो अपने पास द हिंदू का एडिटोरियल है, वो जो हमने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की जो फाइनल जीती है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, ये फाइनल पे लिखा गया एक आर्टिकल है। तो आपको आज का आर्टिकल पढ़ने में बहुत मजा आएगा। गो थ्रू इट, पहले पढ़ लो। ठीक, पढ़ लिया। अभी चले साथ में पढ़ेंगे अभी फिर से एक बार। चलो लेट अस नाउ रीड। क्या दिया है देखो। द हेडिंग इज इंडियन क्रिकेट टीम फाइनली डिड जस्टिस टू दी फेवरेट टैग। इंडियन टीम को हमेशा से फेवरेट टैग मिलते आ रहा है, पिछले कुछ सालों से तो मिल ही रहा है, पर हम शायद उसको जस्टिस नहीं कर पा रहे थे और फाइनल्स में आके हम लोग टूर्नामेंट में हार रहे थे ना। तो इसी पे पैसेज है, क्या दिया है,
इंडियाज लॉन्ग ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, है ना, तो सूखा पड़ा था, क्यों? क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीत रहे थे हम लोग। इंडियाज लॉन्ग ड्रॉट इन आईसीसी टूर्नामेंट्स फाइनली वून टू अ क्लोज ऑन अ ग्लोरियस सैटरडे एट ब्रिज टाउन इन बारबाडोस। ब्रिज टाउन के बारबाडोस में हमारा जो ये सूखा था आईसीसी टूर्नामेंट्स का, वो फाइनली वून टू अ क्लोज हुआ। वून टू अ क्लोज का मतलब होता है, देखो एक वर्ड है, एक फ्रेज है जिसको बोलते वुंड क्लोजर, ये मेडिकल का टर्म है। वुंड क्लोजर, वुंड क्लोजर मतलब जब कोई जख्म होता है ना, और स्किन फट जाती है या कोई भी तुम्हारा बॉडी पार्ट जब फट जाता है तो उसको सिल के उसको सी दिया जाता है, बराबर, उसको सिल के वो फिक्स करते हैं हम लोग, तो वो फाइनल ट्रीटमेंट होता है। यानी जख्म को पूरी तरह ट्रीट कर दो और फिर उस जख्म को बंद कर दो, तो द फाइनल थिंग दैट इज डन इज अ वुंड क्लोजर। उसी से ये फ्रेज बनी है वुंड टू क्लोज। वुंड टू क्लोज का मतलब क्या है कि वो फाइनली हो गया, फिनिशिंग टच देना। वुंड टू क्लोज का मतलब क्या होता है? टू गिव फिनिशिंग टच, फिनिश करना चीज को, फाइनली ये काम कंप्लीट करना। क्या बोला है? इंडियाज लॉन्ग ड्रॉट इन आईसीसी टूर्नामेंट्स फाइनली हो गया, खत्म हो गया ऑन अ ग्लोरियस सैटरडे, वो हमारा ड्रॉट खत्म हो गया। द मेन इन ब्लू फाइनली वोन अ टाइटल, फाइनली हम एक टाइटल जीते। द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप सिंस, ये बड़ा टाइटल कब से नहीं जीते थे हम लोग? सिंस 2013 चैंपियंस ट्रॉफी एट बर्मिंघम इन इंग्लैंड। बर्मिंघम इंग्लैंड में हमने जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी 2013 में, उसके बाद से नहीं जीता है कुछ, नहीं जीता था कुछ, अभी जीत लिया। कपिल्स डेविल्स इन द 1983 ODI वर्ल्ड कप एंड MS धोनीज मेन इन 2007 ICC वर्ल्ड 20 वेयर आउटसाइडर्स, है ना। 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडियन टीम को कोई ऐसा नहीं बोल रहा था कि ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम बाहर ही थे वहां पे, म्हणजे वी डू नॉट बिलोंग देयर, ऐसा ही बोला जाता था। 2007 के आईसीसी वर्ल्ड T20 जो हमने जीता था, जहां MS धोनी की कप्तानी में हमने वो वर्ल्ड कप जीता था, उसमें भी हमको T20 वर्ल्ड कप में ये लोग कुछ खास नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही सबको लगा था, पर दोनों जगह पे हम जीते। वी वेयर आउटसाइडर्स, तब हम लोग बाहर ही दिख रहे थे। हु स्टन्ड द ग्लोब, है ना, जिन्होंने इस दुनिया को स्टंड करके रख दिया। स्टंड करना मतलब आश्चर्यचकित करना, है ना, धक्का देना किसी को, ये कैसे क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टंड करना। सब्सिक्वेंटली, पर इसके बाद क्या हुआ? एवरी इंडियन स्क्वाड, बोलते स्क्वाड, है ना, एवरी इंडियन स्क्वाड हैज स्टेप्ड इनटू मल्टी टीम क्रिकेट इवेंट। मल्टी टीम क्रिकेट इवेंट का मतलब होता है ऐसा क्रिकेट का टूर्नामेंट जहां पे एक से ज्यादा टीमें, दो से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। बायलैटरल नहीं होता, जहां पे सिर्फ दो टीम नहीं है, दो से ज्यादा टीमें हैं। ऐसी टूर्नामेंट्स में हमेशा एज वन ऑफ द फेवरेट्स करके ही हम गए हैं। विद द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस थ्रस्ट अपॉन, और ये हम वन ऑफ द फेवरेट्स करके जाते तो है, पर वो क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारा एक वेट है। वो वेट का है? वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस है हमारी टीम पे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है हमारी टीम से। थ्रस्ट अपॉन, थ्रस्ट अपॉन मतलब डाली गई, वो खुद से तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन बढ़ा के नहीं रखी है, हमारी जनता ही है जो इन पे एक्सपेक्टेशंस का वो बोझा बना रही है। क्यों है वो? बाय अ, किसका बोझा है ये ज्यादा? बाय अ गार्गेंचुअन फैंडम। फैंडम का मतलब क्या होता है? ये जो हम हमारे क्रिकेटर्स को भगवान की तरह पूजते हैं, उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसको बोलेंगे हम फैंडम, है ना। तो और वो कैसा है? गार्गेंचुअन है, जो अभी हमने वर्ड देखा था, बहुत बड़ा, बहुत ही लार्ज। तो गार्गेंचुअन फैंडम एक ये कारण है। दूसरा कारण क्या है? एंड एन इंडियन डायस्पोरा सीकिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? द वर्ड कम्स फ्रॉम डिस्पर्सल या डिस्पर्स, डिस्पर्स नाम का एक वर्ड है, उसी से ये वर्ड बना है डायस्पोरा। डिस्पर्स का मतलब है इधर उधर फैले हुए, तो इंडियन डायस्पोरा का मतलब है ऐसे इंडियन लोग जो
देश के बाहर फैले हुए हैं। इंडियंस हु आर आउट ऑफ इंडिया, सब तरफ फैले हुए लोग, इनको बोलेंगे डायस्पोरा। तो ये जो हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदुस्तान के बाहर फैले हुए हैं, ये अपनी आइडेंटिटी वहां पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हमारी टीम अच्छा करती है तो वो कह सकते हैं कि ये हमारी टीम है। तो वो क्या करते हैं, उसमें अपने को खोजने की कोशिश करते हैं। दे आर सीकिंग, सीकिंग मतलब ढूंढना, खोजना, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अपने ही आइडेंटिटी को वो खोज रहे हैं उसमें। लास्ट नवंबर, पिछले नवंबर, बहुत बुरा नवंबर था वो। क्या हुआ था पिछले नवंबर में? इन द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, है ना, इन द 2022 ओडीआई वर्ल्ड कप, इंडिया वाज द टीम इन फॉर्म। हम वो टीम थे जो फॉर्म में थे, एक भी मैच नहीं जीते थे फाइनल तक, एक भी मैच नहीं हारे थे फाइनल तक, बट फेल टू गेट पास्ट ऑस्ट्रेलिया इन द समिट क्लैश। पर हम ऑस्ट्रेलिया से पार नहीं पा सके समिट क्लैश में। ये समिट क्लैश का मतलब क्या होता है? समिट क्लैश का मतलब होता है फाइनल। फाइनल मैच को क्या बोलेंगे अपन? समिट क्लैश। समिट एक्चुअली होता है किसी पहाड़ की चोटी, तो बोलेंगे समिट, ठीक है। तो समिट पे जो क्लैश हो रहा है, आखिरी लड़ाई, उसको बोलेंगे फाइनल मैच एट अहमदाबाद, है ना। ये बहुत बुरा दिन था उस दिन का, ठीक। चलो अब थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, फिर बाकी पढ़ेंगे। यहां से पढ़ दे। इफ कैथेरेसिस वॉज इसेंशियल, कैथेरेसिस वॉज इसेंशियल, इट फाइनली हैपेंड, कैथेरेसिस को देखेंगे, इट फाइनली हैपेंड इन दी वेस्ट इंडियन आइलैंड्स। ये कैथेरेसिस अगर जरूरी था तो वो फाइनली हो गया, कहां हुआ? वेस्ट इंडियन आइलैंड्स में। कैथेरेसिस जरूरी था मतलब जब बहुत बर्डन आ जाता है तो रिलीज जो होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। कैथेरेसिस का मतलब होता है रिलीज, बराबर है। वो अगर आपने राहुल द्रविड़ को अगर देखा होगा, तो जब पहली बार उनके हाथ में ट्रॉफी दी विराट कोहली ने, तो उनके जो वो इमोशंस बाहर निकले, वो नहीं तो राहुल द्रविड़ एकदम शांत व्यक्ति है, बराबर है, लेकिन उनके जो इमोशंस बाहर निकले वो ट्रॉफी को लेके, वो होता है कैथेरेसिस। इज द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड इमोशंस, ठीक है। तो कैथेरेसिस जो नेसेसरी था, इसेंशियल था, इसेंशियल हमने वर्ड देखा है कुछ दिन पहले, इसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट। तो ये फाइनली रिलीज कहां हुआ? वेस्ट इंडीज आइलैंड में, एज रोहित शर्माज मेन स्नैच्ड अ 7-run win over a doughty South African unit. रोहित शर्माज मेन स्नैच्ड, स्नैच्ड मतलब खींचना, खींच के निकालना। आपने वर्ड सुना है ना, चेन स्नैचिंग। चेन स्नैचिंग मतलब चेन को खींचना। वैसे हम हार रहे थे, पर हमने जीत को उनसे छीन लिया। किससे? फ्रॉम अ डॉटी साउथ अफ्रीकन यूनिट। डॉटी ये वर्ड हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। डॉटी का मतलब होता है जो रुकने का, तो रुकने की इच्छा नहीं है, तो फाइट कर रहा है आखिरी तक, उसको बोलेंगे डॉटी। तो डॉटी साउथ अफ्रीकन यूनिट को से हमने क्या किया? जीत को छीन लिया। वैसे तो नहीं मिल रही थी, छीनना पड़ा, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आपके लिए यहां ओपन कर रहा हूं, आप इसको पढ़े, फिर हम आगे चले। रीड दिस।
ठीक, डन। देखना, चलो देखेंगे, यहां से शुरू करेंगे। एवरी कॉग फेल इन प्लेस, एवरी कॉग फेल इन प्लेस। कॉग का मतलब क्या होता है? कॉग, कॉग मतलब आपने वो घड़ी देखी होगी ना, घड़ी जो पुरानी घड़ी है या अभी जो डिजिटल वॉच नहीं, एनालॉग वाली, तो कैसा होता है? ऐसा वो सर्कल होता है, यहाँ पे ऐसा 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 होता है, राइट। तो ये जो व्हील होता है, तो यहाँ पे फिर दूसरा व्हील होता है ऐसा, सॉरी यहाँ दूसरा व्हील होता है और दूसरे व्हील को भी ऐसे ऐसे कॉग्स होते हैं। तो ये एक इसमें फंसता है, फिर उसमें फंसता है और वो ऐसे घूमते जाते हैं, राइट, बराबर। तो ये अगर कॉग बराबर फंस गए वो चीज सही चलती है ना। तो ये होते हैं कॉग, इनको बोलेंगे कॉग, ठीक है। तो वो एवरी कॉग फेल इन प्लेस, यानी हर कॉग, वो हर चीज बराबर फिट हुई। कौन सी फिट हुई? विराट कोहली रीगेन्ड हिज टच, यानी उसका फॉर्म वापस आ गया विद एन एक्सीलेंट 76 इवन एज विकेट्स फेल अराउंड हिम इन द फाइनल। उसके आजू बाजू विकेट्स गिर रही थी लेकिन वो फॉर्म में था, वो टिका रहा। ऑलराउंडर्स अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या रीइटरेटेड देयर वैल्यू। रीइटरेटेड मतलब उन्होंने फिर से अपनी वैल्यू दिखाई, बराबर है। वैसे वो उन्होंने अपनी वैल्यू इसके पहले के मैचेस में भी दिखाई है, फाइनल में फिर से उन्होंने ये दिखाया, रीइटरेटेड। एंड सूर्य कुमार यादव पाउच्ड, पाउच मतलब पकड़ना, पाउच्ड अ स्टुपेंडस कैच, स्टुपेंडस यानी मार्वलस, एक्सीलेंट, मार्वलस या एक्सीलेंट कैच व्हेन साउथ अफ्रीका वो सीमिंगली इन साइट ऑफ विक्ट्री। सीमिंगली उनको जीत बस दिख रही थी, तो वो सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ लिया। रोहित लेड एस्ट्यूटली, देखा ना अभी हमने एस्ट्यूटली, पर्सन विथ विजन, उसको हम बोलेंगे एस्ट्यूट, बराबर, और सिस्टमेटिकली काम करने वाला। तो उसने वैसे ही एस्ट्यूटली लीड किया। व्हाइल बॉलिंग स्पीयर हेड, स्पीयर हेड का मतलब, स्पीयर हेड का मतलब स्पीयर होता है ना भाला, भाले की नोक, वो एक्चुअल वर्ड है भाले की नोक, यानी वो स्पीयर का हेड। यहाँ पे जो मतलब दिया है स्पीयर हेड, यानी इंडियन बॉलिंग अटैक को बोला है भाला, और उसका हेड कौन है? जो किसी भी चीज को लीड करता है, जैसे इंडियन बॉलिंग अटैक को लीड करने वाला कौन है? जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग स्पीयर हेड, जसप्रीत बुमराह डिलीवर्ड थंडरबोल्ट्स। अभी देखो, जैसे स्पीयर हेड दो वर्ड से बना है, स्पीयर और हेड, थंडरबोल्ट भी दो वर्ड से बना है, थंडर और बोल्ट। थंडर का मतलब है गड़गड़ाहट ना, बादलों की, और बोल्ट का मतलब है बिजली। तो बादल गरजते हैं जब, और बिजली जब गिरती है, तो वो जो बिजली होती है दैट इज कॉल्ड बोल्ट। तो ऐसे बॉम्ब जैसे गिर रहे थे वैसे बिजली गिरती है, वैसे जसप्रीत बुमराह की बॉल आ रहे थे, तो उसको थंडर बोल्ट्स बोला गया है। दैट लेफ्ट द साउथ अफ्रीकन्स डम स्ट्रक, डम स्ट्रक में भी दो वर्ड्स है, एक है डम, दूसरा है स्ट्रक। डम स्ट्रक का मतलब, डम मतलब होता है, डम मतलब जिसको बोलते नहीं आता, बन, बोलती बन इज डम। स्ट्रक मतलब कुछ तो भी ऐसे लगना जिससे तुम्हारी बोलती बंद हो गई। तो उसके थंडरबोल्ट्स ऐसे आ रहे थे जिससे साउथ अफ्रीकन्स डम स्ट्रक थे, यानी अब उनकी बोलती बंद हो गई थी। एडन मार्करम्स मेन, यानी साउथ अफ्रीका की कैप्टन है ये एडन मार्करम। एडन मार्करम्स मेन जस्ट रैन इनटू अ स्ट्रॉन्गर अपोजिशन एट द लास्ट हर्डल। उनका ये जो लास्ट हर्डल था, आखिरी जो उनका पड़ाव था, आखिरी जो एक बाधा थी उनकी, हर्डल का मतलब है बाधा, तो आखिरी जो उनकी बाधा थी वहां पे वो एक अपने से ज्यादा स्ट्रांग अपोनेंट से भिड़ गए। कौन? इंडियन टीम। एंड देयर कैपिचुलेशन, देखा ना ये कैपिचुलेशन, अभी वर्ड देखा हमने, हार। कैपिचुलेशन का मतलब क्या होता है? डिफीट या हार। एंड देयर कैपिचुलेशन वॉज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सुपीरियर एट्रीब्यूट्स दैट बुमराह एंड कंपनी पोजेस्ड। और उनकी हार ये एक्नॉलेजमेंट है, ये दिखाता है कि बुमराह और उनकी जो कंपनी है, मतलब वो पूरा बॉलिंग का टीम जो है, वो उनके एट्रीब्यूट्स आर स्ट्रॉन्गर, उनके एट्रीब्यूट्स आर सुपीरियर देन अदर्स, बाकियों से वो अच्छे। एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटीज। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज। यंग सीमर अर्शदीप सिंह टू रिवील्ड अ मैच्योर हेड, उन्होंने भी एक मैच्योर हेड दिखाया, यानी
कंधे पे जो खोखा रखा हुआ है वो अच्छा है। मैच्योर हेड एज हेनरिक क्लासन एंड डेविड मिलर थ्रेटन टू सीज द गेम। हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर जब बहुत अच्छा जा रहे थे तो अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। साउथ अफ्रीका इज येट टू विन एनी सिग्निफिकेंट आईसीसी सिल्वरवेयर। साउथ अफ्रीका अभी तक कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई। यहाँ पे आईसीसी सिल्वरवेयर दिया है। सिल्वरवेयर मतलब ट्रॉफी जो जनरली सिल्वर कलर की होती है। ये ट्रॉफी को क्या बोला, आईसीसी ट्रॉफी लिखने से अच्छा क्या लिखा है, सिल्वरवेयर। ट्रॉफी की जगह सिल्वरवेयर। बट श्योरली द मेन फ्रॉम रेनबो नेशन, श्योरली द मेन फ्रॉम रेनबो नेशन वोन हार्ट्स। आईसीसी ट्रॉफी अभी तक उन्होंने जीती नहीं है पर उन्होंने दिल जरूर जीते हैं। तो रेनबो नेशन यानी कौन, रेनबो नेशन यानी साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका को यहां पे क्या बोला गया है, रेनबो नेशन, है ना। तो दिल जीत लिया लेकिन उन्होंने, ठीक है। चलिए आगे ऊपर, फिर क्या बोला है, दे मेड इट टफ फॉर इंडिया एंड ए फ्यू दे मेड इट टफ फॉर इंडिया। उन्होंने इंडिया के लिए एक तो बहुत मुश्किल बनाई मैच। इफ अ फ्यू मूवमेंट्स ऑन रेजर्स एज, रेजर मतलब ब्लेड, ब्लेड की एज पे के जैसे कुछ मूवमेंट्स थे। अगर सूर्य कुमार यादव का शू का साइज 1 इंच बड़ा होता तो शायद वो उधर बाउंड्री से लग जाता था, है ना, कुछ भी हो सकता था, यानी मैच इधर या उधर कहीं भी जा सकती थी। तो बोलेंगे रेजर्स एज हैड चेंज्ड, मार्करम मे वेल हैव लिफ्टेड द कप। अगर थोड़ा सा चीज इधर उधर हो जाता तो रोहित शर्मा के बजाय मार्करम अभी ट्रॉफी उठा रहे होते। और इंडिया, रोहित कोहली एंड रविंद्र जडेजा's रिटायरमेंट्स फ्रॉम T20 इंटरनेशनल्स सिग्नल द एंड ऑफ एन ईरा। रोहित, कोहली और रविंद्र जडेजा तीनों ने रिटायरमेंट ले ली, तो एक ईरा खत्म हो गया T20 इंटरनेशनल में। कोच राहुल द्रविड़ हु बोर्ड आउट विल बी मिस टू। राहुल द्रविड़ का भी रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट यानी अभी उनको कोच का उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो उनकी भी कमी खलेगी, ये इस पैसेज में दिया है। अब रीड दी लास्ट पैराग्राफ, छोटा सा है आखिरी पैराग्राफ, पढ़ लो फिर अपन इस पर देखेंगे। ठीक, पढ़ा, चलो और 1 मिनट। डन, चलो क्या बोला है यहां पे, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द रन फेस्ट ड्यूरिंग इंडियन प्रीमियर लीग ऑन फ्लैट सर्फेसेस। मतलब क्या, क्लोज ऑन द हील्स का मतलब है ऐसी चीज जो अभी अभी हुई है। क्या हुआ, क्लोज ऑन द हील्स यानी अभी अभी क्या हुआ, अभी हमने देखा था रन फेस्ट। रन फेस्ट का मतलब ऐसी मैचेस जिसमें बहुत रन स्कोर किए गए, है ना, बहुत रन स्कोर किए गए। कहाँ, ड्यूरिंग इंडियन प्रीमियर लीग, वहां तो बस छक्के चौके की बरसाती हो रही थी, बराबर। ऑन फ्लैट सर्फेसेस, फ्लैट सर्फेसेस मतलब वहां पे पिच बहुत इजी थी खेलने के लिए, इजी मतलब फ्लैट थी, वहां पे बॉल कुछ ज्यादा कर नहीं रहा था, तो छक्के चौके बहुत पड़ रहे थे, बड़े बड़े स्कोर्स हो रहे थे। द T20 वर्ल्ड कप होस्टेड इन वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफर्ड अ ट्विस्ट।
पर जो ये T20 वर्ल्ड कप हुआ वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स मिलके, वहां पे जो पिचेस थी वो अलग थी और इसलिए वहां पे इट ऑफर्ड अ ट्विस्ट। ऑफर्ड अ ट्विस्ट का मतलब वहां पे थोड़ा सा अलग हुआ खेल। खेल अलग कैसे हुआ? द 22 यार्ड्स यानी पिच, द ड्रॉप इन पिचेस बोले तो पिचेस जो बाहर से लाई गई, क्योंकि यूएसए में तो क्रिकेट होता नहीं, तो पिचेस इधर उधर से लाके वहां रखी गई थी। और एब्रेसिव सर्फेसेस, एब्रेसिव मतलब रफ सर्फेसेस। हमारे यहाँ सर्फेसेस कैसे थे? फ्लैट सर्फेसेस आईपीएल में। यूएसए में सर्फेसेस कैसे थे? एब्रेसिव, रफ थे। तो बॉल अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा था। वे आर नेवर कंड्यूसिव फॉर द मैसिव सिक्सेस एसोसिएटेड विद T20s, है ना। ये बिल्कुल उस तरह की पिचेस नहीं थी, उस तरह के ग्राउंड्स नहीं थे, जैसे हमको ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही थी जहां पे मैसिव सिक्सेस, बड़े बड़े छक्के मारे जा सकते थे, जो जनरली T20 इंटरनेशनल में होता है। इवन इफ बैटर्स लाइक रोहित शर्मा जैसा बैटर जिसने T20 में सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने का रिकॉर्ड बनाया है, एज ही डिड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने बहुत तगड़ी बैटिंग की, बहुत बढ़िया स्कोर भी किया था, सेंचुरी से थोड़ा सा रह गया। सीम टू परफॉर्म ऑन अ डिफरेंट प्लेन, लेकिन वो एक अलग लेवल पे ही खेल रहा था। कौन? रोहित शर्मा। ही वॉज स्टिल प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट प्लेन। द चैंपियनशिप्स फेरी टेल, चैंपियनशिप की फेरी टेल का मतलब ऐसी कहानी जिसमें अंत में सब अच्छा होता है, दैट इज फेरी टेल। द चैंपियनशिप्स फेरी टेल वॉज द मैनर इन विच अफगानिस्तान फॉट टूवर्ड्स द सेमीफाइनल। फेरी टेल में ये वैसी ही थी जैसे कि अफगानिस्तान की जीत, जहां पे वो सेमीफाइनल तक लड़के पहुंचे। मेन यानी कौन? अफगानिस्तान के मेन हु लर्नड क्रिकेट इन रेफ्यूजी कैंप्स इन पाकिस्तान व्हाइल आल्सो डीलिंग विद द तालिबान। ऐसे लोग जो पाकिस्तान के रेफ्यूजी कैंप्स में रह के क्रिकेट खेलना सीखे, वो वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। तालिबान से भी डील करना था उनको, तो इतना करके वो पहुंचे। वेयर रेजिलियंट यानी वो टिके रहे, वो मजबूत लोग थे, रेजिलियंट थे। एंड स्पोर्ट वॉज द विनर, और आखिर में जीता कौन? तो ये खेल जीता। खेल सबसे बड़ा होता है ना, तो स्पोर्ट वॉज द विनर। समझे? क्लियर यहां तक? आई होप पूरा आर्टिकल आपको समझ गया होगा। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस लाए हैं मैंने आपके लिए, सिंपल से क्वेश्चंस आप लोग ले लो, इनके आंसर्स मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंडियाज विक्ट्री इन द फाइनल्स। इज नहीं होना यार, ये नहीं होना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंडियाज विक्ट्री इन द फाइनल्स। ठीक है, आपके यहाँ पे 5 ऑप्शंस है, जो भी सही ऑप्शन लगे वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच कंट्री हैज बीन रेफर्ड टू एज द रेनबो नेशन। रेनबो नेशन किस कंट्री को बोला गया है ये आपको बताना है, सिंपल आंसर है इसका। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड डम्बस्ट्रक। डम्बस्ट्रक का क्लोजेस्ट मीनिंग कौन सा है इन दिए गए 5 ऑप्शंस में से, ये आपको बताना है। नेक्स्ट तो 2 क्वेश्चन है और इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द सेम मीनिंग एज द फ्रेज इन द बोल्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। क्लोज ऑन द हिल्स, ये जो फ्रेज है क्लोज ऑन द हिल्स, इसका मतलब क्या है, इसका सेम मीनिंग कौन से ऑप्शन में आपको मिलेगा वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर रीजंस बिकॉज ऑफ विच इंडियन टीम पार्टिसिपेटेड इन मल्टी टीम इवेंट विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। बहुत एक्सपेक्टेशंस जो है वो किन चीजों की वजह से होती है इंडियन टीम को जब वो मल्टी टीम इवेंट में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शंस यहाँ नीचे दिए गए हैं, इनमें से जो भी आपको करेक्ट ऑप्शंस लगे वो कमेंट में डालना। अब हम बहुत फास्ट एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, बहुत फास्ट। तो ये है एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो।
लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी। Lodi colony in Delhi is very different from other places in the city that is crowded and noisy। क्या दिया है देखो, अभी जैसे आप ये पढ़ोगे, लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस, बाकी जगह, अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अदर प्लेसेस इन द सिटी, तो अदर प्लेसेस के लिए दैट इज नहीं होना चाहिए। प्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे एक से ज्यादा प्लेसेस है, मतलब दोज आर, दैट इज के जगह दोज आर या विच आर, है ना, यहाँ पे इज नहीं चाहिए तुमको, दोज आर या विच आर कुछ तो भी यूज करना पड़ेगा, विच आर क्राउडेड एंड नॉइजी या दोज आर क्राउडेड एंड नॉइजी। तो आपका जो एरर है वो ये आखिरी पार्ट में एरर है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, द जापानीज आर्टिस्ट यो नगाओ वॉज बिजी flashing the walls from colors। देखो कहां कुछ है क्या। The Japanese artist Yo Nagao was busy flashing the walls from colors। जापानीज आर्टिस्ट है यो नगाओ नाम से, वो बिजी था, क्या कर रहा था वो, कलर्स को वॉल पे स्प्लैश कर रहा था। तो ही वॉज बिजी स्प्लैशिंग द वॉल विथ कलर्स नॉट फ्रॉम कलर्स। तो यहाँ ये फ्रॉम आपका गलत है, तो सी यहाँ पे ये आपका होगा, यहाँ एरर है ना, ये आंसर है, यानी गलती इस पार्ट में है, वॉल विथ कलर्स, स्प्लैशिंग द वॉल विथ कलर्स नॉट फ्रॉम कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द दून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स look beautiful at night from the top of the mountain। The Doon Valley with all its lights look beautiful at night from the top of the mountain। क्या होगा, The Doon Valley ये सब्जेक्ट हो गया और look ये वर्ब हो गया। अब ये Doon Valley इज सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पे आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, यहाँ लगेगा लुक्स। द दून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक्स ब्यूटिफुल एट नाइट, लुक्स चाहिए वहां पे। चलो नेक्स्ट, तो मतलब कौन से पार्ट में एरर है, ये फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। Each of the girls have given an impressive dance performance। अभी देखो यहाँ पे each बोला गया है, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, each, every, everyone, someone, ये सारे सिंगुलर होते हैं, है ना। तो each of the girls बोलने के बाद ऑफ के पहले का पार्ट हमेशा सब्जेक्ट की तरफ पे लिया करो। ईच इज सिंगुलर, देन ये गर्ल्स मैटर नहीं करता, गर्ल्स में से हर एक की बात हो रही, एक एक गर्ल की, इसलिए यहाँ पे परफॉर्मेंस यूज किया है, परफॉर्मेंसेस नहीं किया, मतलब एक गर्ल की बात हो रही, हर एक गर्ल की। तो अगर हर एक गर्ल की बात हो रही तो यहाँ पे हैव नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए हैज, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वन गर्ल, है ना, ईच गर्ल, हर एक गर्ल। तो ये ए वाला जो पार्ट है यहाँ पे गड़बड़ है, ये गलत है। नेक्स्ट 5th, if so many catches had not been dropped we could have won the match। ये मैच के बाद ये सेंटेंस नहीं आना चाहिए, चलो आ गया है तो देख लेंगे। if so many catches had not being नहीं आ सकता, है ना, had के साथ में we need V3, तो had के साथ में ये ing वाला फॉर्म जमता नहीं, क्या चाहिए, had been चाहिए, had been, तो ये पार्ट में गलती है, ठीक है। तो दीज आर दी सेंटेंसेस दैट वी हैव फाइनली फॉर यू। आपको क्या करना है, आपको उन 5 सवालों के जवाब देने हैं जो आर्टिकल के एडिटोरियल के एंड में पूछे गए थे, और अगर पॉसिबल हो
तो 10 में से कम 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस भी बनाइए। ठीक, और कुछ अगर डाउट हो तो मुझे कॉल करने से नहीं है, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।